गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन 11th क्लास का आगे का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, राइट। तो अपन ने देख लिया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपन देख चुके थे, ठीक है। उसी तरीके से क्या देख चुके थे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी देख चुके थे, राइट। अब अपन बात करने जा रहे हैं किसकी, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। किसकी देखने जा रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, बेरिलियम पर अल्फा की बमबार्डिंग की गई। बेरिलियम पर किसकी बमबार्डिंग की गई, बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल की बमबार्डिंग की गई। अल्फा पार्टिकल को क्या कहते हैं बेटा, ध्यान रखना है, अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण को हीलियम नाभिक कहते हैं। तो यहां से क्या बन गया, कार्बन बन गया, प्लस चार्ज कुछ बचा नहीं, और यही पार्टिकल आपका क्या कहलाया, न्यूट्रॉन कहलाया। क्या कहलाया, न्यूट्रॉन कहलाया। बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो यहां पर अगर बात कर लेते हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने की थी, थॉमसन ने की थी, ठीक है। प्रोटॉन की किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी, प्रोटॉन की गोल्डस्टाइन ने की थी। किसने की थी, गोल्डस्टाइन ने की थी। और न्यूट्रॉन की किसने की, चैडविक ने की थी। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रोटॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में और न्यूट्रॉन के बारे में बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। किसकी बात करते हैं बेटा, अपन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करते हैं। तो इसका मास कितना होता है, मास आपको बता चुका था 9.1 × 10⁻⁻31 kg, ठीक है। यहां तक बात फिक्स हो गई, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चार्ज कितना होता है बेटा, इस पे चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। ये भी अपन डिस्कस कर चुके थे। मास हो गया, चार्ज हो गया, और क्या बचता है, ठीक है। डिस्कवरी आपको बताई थी। अब यहाँ पर उसके बाद बात करते हैं प्रोटॉन पे। और देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं E- से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E- से। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 बीटा 0। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, बीटा पार्टिकल। क्या बोलते हैं, बीटा पार्टिकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीटा पार्टिकल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको बेटा, बीटा पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। अब उसी तरीके से बात करते हैं प्रोटॉन को। प्रोटॉन को किससे लिखते हैं, H+ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, H+ से लिखते हैं। तो इसका मास कितना होता है बेटा, तो इसका मास होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg, ठीक है। उसके बाद अगर चार्ज की बात करते हैं तो इस पे चार्ज कितना होता है, ये जो डाटा मैं लिख रहा हूं ये आपको एज इट इज याद ये रखना पड़ेगा, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। जिस तरीके से मुझे याद है उसी तरीके से ये डाटा आपको भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं न्यूट्रॉन पर। न्यूट्रॉन की अगर बात करते हैं तो न्यूट्रॉन पर मास कितना होता है, न्यूट्रॉन पर मास लगभग बराबर होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg, ठीक है। इस पे चार्ज की अगर बात की जाए तो इस पे चार्ज कितना होता है, 0 होता है। या इसको क्या कह सकते हैं बेटा, न्यूट्रल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, न्यूट्रल कह सकते हैं, ठीक है। यहां तक देख लीजिए, आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन आगे चलते हैं, आगे देखते क्या है, आगे अपन देखते हैं। यहां तक बात कर ली, ठीक है। अब अपन एक बात कर लेते हैं E/m की। किसकी बात कर लेते हैं, E/m की बात कर लेते हैं। E/m ऑफ कैथोड रे, E/m ऑफ कैथोड रे, ठीक है। क्या है, E/m कैथोड रे, ठीक है। तो ये क्या होता है, कैथोड रे के लिए ये वैल्यू क्या होती है बेटा, फिक्स होती है। क्या होती है ये वैल्यू, क्या होती है, वैल्यू फिक्स होती है। इसकी वैल्यू होती है 1.67 × 10⁻11 कूलॉम पर
केजी। समझ में आ रहा है? ई का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा? ई का मतलब है यहाँ पर चार्ज से, आवेश से, और एम का क्या मतलब है? मास से। तो देखिए यहाँ पर भी ऊपर क्या आया? चार्ज कूलम और मास केजी। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक पॉइंट लिख रहा हूं, ई बाय एम ऑफ कैथोड रे इज independent of the nature of gas, कहने का मतलब क्या है कि अगर कैथोड रे के लिए आप E बाय एम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है? फिक्स आती है। आप चाहे कोई भी गैस ले लो, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब में आप कोई भी गैस लोगे और कैथोड रे के लिए E बाय एम कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी? 1.67 into 10 to the power 11 कूलम पर केजी ही मिलेगी। ठीक है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, राइट? ठीक है, हिंदी में वही बोला हुआ है कि कैथोड के रड के लिए E बाय एम का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी? E बाय एम ऑफ एनोड रे, E बाय एम ऑफ एनोड रे। तो एनोड रे के लिए क्या होता है? E बाय एम इज नॉट फिक्स, E बाय एम इज नॉट फिक्स and depends upon the nature of गैस की प्रकृति पर डिपेंड करता है। ठीक है, ध्यान से तो कह सकते हैं E बाय एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मास ऑफ गैस। मतलब जो E बाय एम है वो मास के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मास ज्यादा होगा तो E बाय एम कम होगा। जैसे मैं किसके लिए बात कर रहा हूं? फॉर एनोड रे के लिए। ठीक है, किसके लिए बात कर रहा हूं? एनोड रे के लिए। ठीक है, E बाय एम ऑर्डर। ठीक है, और यहीं पर मैं बात कर रहा हूं फॉर कैथोड रे के लिए। ठीक है, किसके लिए? कैथोड रे के लिए E बाय एम ऑर्डर। ठीक है, यहां पर मैंने आपको कुछ गैसेस दे दी, जैसे O2, N2, S2, CO2। ठीक है, यहां पर भी मैंने वही गैस रखी, O2, N2, H2 एंड CO2। क्वेश्चन आप सभी ने देख लिया। क्वेश्चन में कोई दिक्कत? बोलिए बेटा, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है? सारी चीजें देखिए। तो अब अपन ने क्या बोला? कैथोड रे के लिए क्या होता है? ये केवल किसके लिए है? किसके लिए है? फॉर कैथोड रे। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं इसका मास कितना होता है बेटा? 32। इसका मास कितना होता है? 28। इसका मास कितना होता है? 2। और इसका मास कितना होता है? 44। सॉरी, यहाँ पर कैथोड रे के लिए नहीं, यहाँ पर किसके लिए होगा? फॉर एनोड रे। किसके लिए होगा? फॉर एनोड रे। तो आपने देखा सबसे ज्यादा मास बेटा किसका है? CO2 का। तो E बाय एम सबसे कम हो जाएगा, तो E बाय एम ऑर्डर क्या आ जाएगा? CO2 का सबसे कम, उसके बाद O2 का, उसके बाद N2 का, और उसके बाद S2 का। ठीक है, समझ में आ रही है बात? E बाय एम सबसे ज्यादा कौन सी गैस के लिए आता है? S2 गैस के लिए। लेकिन कैथोड रे के लिए अगर E बाय एम की बात करें तो क्या बोला था? E बाय एम नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, फिक्स रहता है। तो इन सबका क्या होगा? O2 बराबर N2 बराबर S2 बराबर CO2। बोलिए बच्चा, बात समझ में आई? यहां तक हो जाएगा? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत आसान कंसेप्ट था और बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की। बोलो, यहां तक क्लियर है? आगे चले? ठीक है, आगे चलते हैं। और एक चीज और ध्यान रखनी है,
एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, क्या है वो, तो अपन अभी बात करेंगे, ठीक है, तो अपन अभी बात करेंगे, ठीक है। तो देखते क्या है, ए बाय एम, अगर आपसे मैं पूछता हूं फाइंड द ई बाय एम ऑर्डर, ई बाय एम ऑर्डर को क्या करना है, फाइंड करना है, क्या करना है, फाइंड करना है। तो ई बाय ऑर्डर किसके लिए फाइंड करना है, आपको दिया गया है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन, क्या क्या दिया गया है, एम फॉर क्या है, मैं एक बार लिख देता हूं अभी, मैं हो न्यूट्रॉन, एम फॉर न्यूट्रॉन, पी फॉर प्रोटॉन, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण, और ई फॉर इलेक्ट्रॉन। इनमें से, ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है बेटा फाउंडेशन का, पूछा जाता है, ठीक है। तो यार नापना जानते हैं, नापना, अगर एक साथ कई चीजें नापे, क्या बोलेंगे, मैंने 10 चीजें नापे, ठीक है, तो बस वही याद रखना है, क्या, नापे। मैं यहां पर लिख रहा हूं, क्या याद रखना है, नापे, NAPE, नापे, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं ऑर्डर, एन से ज्यादा क्या, पी से ज्यादा क्या, अल्फा, और अल्फा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज्यादा ई बाय एम किसका होता है, सबसे ज्यादा ई बाय एम किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है, किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। ध्यान रखेंगे, नापे, क्या ध्यान रखेंगे, नापे, हो जाएगा, आपने भी नाप लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलते हैं अपन आगे, है ना। कुछ बच्चे ऐसे सोचते होंगे कि केमिस्ट्री की क्लास है और उसके बाद निकल के सामने से मैं आ जाता हूं, है ना, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि साहब केमिस्ट्री की क्लास है या किसी और की क्लास है, ठीक है। डोंट वरी, शकल पे मत जाइए, अकल पे जाइए, ठीक है। यहां तक हो जाएगा, आगे चले, ठीक। अब आगे अपन बात करते हैं बेसिक चीजों की, ठीक है। अब किसकी बात करते हैं, बेसिक चीजों की बात करते हैं, ठीक है। अब अपन यहां पर किसके लिए आ रहे हैं, बेसिक चीजों के ऊपर आते हैं। तो बेसिक चीजों के ऊपर बात करने से पहले आपको 9th क्लास में ये सारी चीजें आपको पढ़ा दी गई होंगी कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं। ये सारी चीजें 9th में पढ़ के आए हो ना, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत आसान सी चीजें होती हैं, उनको बहुत आसान वे में समझने की कोशिश करेंगे। मैं कुछ 11th में आपको नया नहीं पढ़ा रहा हूं, और जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं उससे आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है। इसी वजह से मैं कहता हूं केमिस्ट्री सिंपलेस्ट है, ठीक है, और वाकई में सिंपलेस्ट है। बताइए अभी तक आपको कोई नई चीज लगी, कोई टफ लगा, नहीं लगा ना, बहुत मजे से पढ़ी। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन, क्या बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। देखो एटम का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, मतलब किसी एक परमाणु को निरूपित कैसे किया जाता है, कि परमाणु को निरूपित किस तरीके से किया जाता है। बात समझ में आ रही कि निरूपण किस तरीके से होगा। तो इसके लिए देखिए यहां पर बीच में क्या लिखते हैं, सिंबल, क्या लिखते हैं, सिंबल ऑफ एलिमेंट, ठीक है, तत्व का सिंबल लिखते हैं। और उसके नीचे क्या लिखते हैं, यहाँ पर नीचे कहीं पर भी लिख सकते हैं, लेकिन नीचे एटॉमिक नंबर लिखते हैं। और ऊपर क्या लिखते हैं, एटॉमिक वेट, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे देखते हैं अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, एस सल्फर होता है, एस से सल्फर होता है, और एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है बेटा 16, और एटॉमिक मास कितना होता है 32। मैंने क्या बोला था, एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे रखना है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और एटॉमिक वेट को हमेशा ऊपर लिखना है, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इस तरीके से लिख सकते हैं, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि बेटा जो एटॉमिक वेट होगा उसको हमेशा कहां रखना है, ऊपर ही रखना है, और एटॉमिक नंबर को हमेशा कहां रखना है, नीचे रखना है। लेफ्ट और राइट से कोई मतलब नहीं है,
हमें किससे मतलब है? अप एंड डाउन से। ऊपर क्या रहेगा? एटॉमिक वेट रहेगा और नीचे क्या रहेगा? एटॉमिक नंबर रहेगा। बोलिए बात क्लियर है? हो जाएगा? ठीक है, चलते हैं आगे। अब चलते हैं आगे। तो आगे भी देखते हैं बेटा क्या। आगे के लिए कुछ पॉइंट्स देखते हैं। अब अपन आ जाते हैं एटॉमिक नंबर। क्या आ जाते हैं? एटॉमिक नंबर पे। ठीक है, एटॉमिक वेट पर। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर, और उसके बाद किस पे आ जाते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? और एक चीज और बात करेंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स को हिंदी में भी न्यूक्लियॉन्स ही बोला जाता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, एटॉमिक नंबर देखिए, मैं आपको पहले सजेस्ट करता हूं, एटॉमिक नंबर आपको अगर पढ़ना है फाउंडेशन या स्कूल इंजीनियरिंग, तो एटॉमिक नंबर आपको 1 से 30 तक याद होने चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं? 1 to 30 याद होने चाहिए। एक बार मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, उसके बाद अपन इस पे आएंगे। हो सकता है कि कुछ बच्चों को एटॉमिक नंबर सभी याद ना हो, तो प्लीज इनको याद करिए। ये 11th के लिए बिल्कुल बेसिक्स है। ठीक है, क्या है? बेसिक्स है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर पर चलते हैं। तो एटॉमिक नंबर कहां से शुरू करते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इसको याद करने की ट्रिक देखिए क्या है। हाई हील्स, हील्स जानते हैं ना, सैंडल जो पहनते हैं ना लड़कियां, सैंडल पहनते हैं, हाई हील्स। ठीक है, हाई हील्स लिए बिना, ठीक है, बुआ, चाची, नानी और फुई, है ना, नाची। क्या है? नाची। याद हो जाएगा, हाई इसलिए बिना, बुआ, चाची, नानी और फुई, नाची। उसके बाद बात करते हैं, ये 1 से 10 तक याद हो गए? याद हो जाएंगे, बहुत आसान है। अब उसके बाद बात करते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, ये क्या है? 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, ये इतनी चीजें याद करनी। तो इसको क्या है? ना मांग अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोका कोला का कोला और काजू कतली, काजू कतली। ये कहां तक याद हो गए? 20 से। फिर से क्या कह सकते हैं? ना मांग अल्लाह से पेप्सी कोला, ना मांग अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला और काजू कतली। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या बचता है? 21 to 30। अब क्या बचता है? 21। उसके बाद देखते हैं बेटा क्या, उसके बाद क्या है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर,
चेंज, ठीक है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29, 30। बोलो, हो जाएगा। इसका भी देखिए, क्या सुन तेरी वाली कार में फिर कोई नहीं कोई जाएगा या जाएगी, आपकी मर्जी, गाड़ी भी आपकी, मर्जी भी आपकी, किसको ले जाएंगे, ठीक है। ये सबसे पहले तो आपको याद करना है, कल अपन नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे तो आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। बिल्कुल बेटा बेसिक्स है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। ओके।